नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के हमारी दूसरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भारतीय इतिहास को जिन जिन दृष्टिकोण के माध्यम से भारतीय इतिहास को लिखने का प्रयास किया गया था, जो भी अलग अलग जो इतिहासकार रहे जिन्होंने अपने अपने विचार उसमें लिखे, सभी जो इतिहासकार रहे थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने विचारों को प्रकट किया था। तो उनके बारे में हमने पढ़ा था। और जो अभी हम वर्तमान में जिस दृष्टिकोण को फॉलो करते हैं, जिसके माध्यम से हम इतिहास को पढ़ते हैं, वो नवीन दृष्टिकोण है। उसके माध्यम से हम इसमें जो है पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों का इस्तेमाल करते हैं और उस समय की जो है इतिहास की सटीक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हम विदेशी साक्ष्यों का भी इस्तेमाल करते हैं, साहित्यिक साक्ष्यों का इस्तेमाल करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों का इस्तेमाल करते हैं। किसी एक चीज़ पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि इसमें क्या है ना, एक तो जो टाइम पीरियड होता है उसके निर्धारण में कोई दिक्कत नहीं होती है। और अकेले अगर आप साहित्यिक स्रोतों के ऊपर ही निर्भर रहोगे तो आपको जो साहित्यिक स्रोत जिस समय लिखा गया था उस समय की हो सकता है कि उस समय की टाइम पीरियड या जो भी वो लिखा गया था तो उसके काल निर्धारण में जो है आपको दिक्कत हो सकती है इतिहास। इसलिए जो है पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों ही स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है इतिहास को लिखने में। इसमें विदेशी साक्ष्यों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लिखिए, नवीन दृष्टिकोण में आप लिखिए कि पुरातात्विक साक्ष्यों या पुरातात्विक स्रोतों और साहित्यिक स्रोतों और साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से इतिहास की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का राजनीतिक गतिविधियों पुरातात्विक स्रोतों, साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से इतिहास की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का राजनीतिक गतिविधियों के साथ संबंध स्पष्ट किया जाता है। गतिविधियों के साथ संबंध स्पष्ट किया जाता है। इसमें हम दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इनका पुरातात्विक स्रोतों का, नंबर 1 पुरातात्विक स्रोतों का और
नंबर 2 साहित्यिक स्रोतों का। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हम पुरातात्विक स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, पुरातात्विक या आप इस तरीके से हम, क्योंकि एक मतलब एक ये लिखिए, आप एक हेडिंग लगा लीजिए कि नीचे लगाइए, या हेडिंग ना लगाकर आप पॉइंट लगा लीजिए, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट पुरातात्विक स्रोतों के इस्तेमाल से इतिहास के काल निर्धारण का चलो छोड़ो इसको, ऐसे आप लिखो पुरातात्विक स्रोतों से साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा पुरातात्विक स्रोतों से साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा इतिहास की सटीक जानकारी या आप लिखो ऐसे, पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा इतिहास के काल निर्धारण में अधिक सहायक होते हैं। यानी पुरातात्विक स्रोतों से समाज की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। समाज की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। अब आप लिखो कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पॉइंट लगाकर यहाँ लिखो, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पुरातात्विक में हम पढ़ते हैं, पुरातात्विक में हम पढ़ते हैं अभिलेख, अभिलेख अभिलेख में भी हम पढ़ते हैं उसके बाद दूसरा है कलाकृतियाँ। नहीं, आप ऐसा करो,
ये इसमें लिखने में दिक्कत होगी, आपको समझने में भी दिक्कत होगी। काम करो आप एक एक करके अलग अलग इनको अलग अलग ही लिख लो, ठीक है। जैसे छोड़ो इसको, पुरातात्विक स्रोतों को जैसे एक साथ पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे नंबर 1 अभिलेख हो गए। पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं? अभिलेख। नंबर 2 कौन कौन से होते हैं? उसमें कलाकृतियाँ हो गई। उस समय के आप कलाकृतियाँ ले सकते हो, उस समय के सिक्के ले सकते हो। ये सभी क्या है जो है अभिलेख हो गए, कलाकृतियाँ हो गई। आप उस समय के स्मारक ले लो, स्मारक हो गए। उस समय के बर्तन हो गए। कोष्टक में यहाँ लिख लो, उत्खनन से जब निकलते। नंबर 5 लिख लो आप, सिक्के हो गए। इतने बहुत है। अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से जो हैं अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं और कौन कौन से, ताकि ये हमारा यही हाथों हाथ कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मोटा मोटा लिख लेते हैं इसको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके बाद, क्योंकि जब हम इतिहास को डिटेल से पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ में आपकी चीज़ें कवर होती जाएंगी। जैसे नंबर 1 पॉइंट है अभिलेख। ठीक है, तो अभिलेख इसको बीच में लेते हैं। अभिलेख हो गए। अब अभिलेख में भी हम देखते हैं कि कुछ जो अभिलेख हैं वो भारत के अंदर पाए गए हैं, कुछ भारतीय अभिलेख हैं। हम उनका इतिहास को लिखने के क्रम में हम उनका इस्तेमाल करते हैं, और कुछ कुछ जो हैं विदेशी अभिलेखों का भी हम इतिहास लिखने के क्रम में जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। भारतीय अभिलेख जो हैं, एक तो है भारतीय अभिलेख, भारतीय अभिलेख, और नंबर 2 है विदेशी अभिलेख, विदेशी अभिलेख। भारतीय अभिलेख और विदेशी अभिलेख। अब भारतीय अभिलेख में भी हम दो तरह के अभिलेख देखते हैं। एक तो हैं जो सरकारी अभिलेख। अब सरकारी अभिलेख वो सारे अभिलेख हो गए जो किसी राजा के द्वारा जो हैं उनको स्थापित किया जाता था, या किसी राजा के द्वारा उनको बनवाया जाता था। और जो एक होते थे निजी अभिलेख, और निजी अभिलेख होते थे जो किसी पर्सनल व्यक्ति के द्वारा, जो या जैसे किसी मंदिर हो गए, कोई मंदिर हो गया, वो मंदिर के बाहर किसी ने लिखवा दिया कि मतलब उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, और उस मंदिर में जो मूर्तियाँ उनके बारे में जो लिखा होता है ना, तो वो उनका निजी अभिलेख हो गया। सरकारी अभिलेख, और एक हो गए निजी अभिलेख, निजी अभिलेख। सरकारी अभिलेख और निजी अभिलेख। अब सरकारी अभिलेख कौन कौन से हैं? एक तो है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, अभिलेख। इससे हमें जो है कलिंग में जो नहर का निर्माण किया गया था उसके बारे में जो है डिटेल से जानकारी प्राप्त होती है। और ये कि जो आज का जो उड़ीसा है वहाँ उसको खारवेल बोला जाता था वहाँ पुराने समय में।
अगर मैप में देखें तो मैप में ये जो है यहाँ कहीं पड़ता है, ये जो उड़ीसा का क्षेत्र होता है यहाँ कहीं जो है खारवेल, इसको मतलब ये उड़ीसा के क्षेत्र को खारवेल बोला जाता था। और जो ये अभिलेख हैं इससे उस समय का जो शासक था उसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त होती है कि उसने प्रत्येक वर्ष क्या किया, यानी किस वर्ष में कौन कौन सी घटना हुई उसकी जानकारी प्राप्त होती है। और एक जानकारी ये प्राप्त होती है कि ये जो है इसने कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो आप उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आप लिख ही लो कौन कौन सी जानकारी। एक तो कलिंग में नहर, कलिंग में नहर की जानकारी, नहर की जानकारी। नंबर सेकंड पॉइंट लगाओ और उसमें लिखो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इससे जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और उस टाइम की सिंचाई व्यवस्था की जो सिंचाई होती थी तो उसकी भी जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। क्या नाम है? जूनागढ़, सॉरी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इससे में मौर्यकालीन सिंचाई व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्यकालीन सिंचाई की जानकारी, सिंचाई व्यवस्था की जानकारी। नंबर थर्ड, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, इससे उस समय की जो है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नंबर फोर्थ है चालुक्य शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय, उसका एक अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। चालुक्य शासक पुलकेशिन का ऐहोल अभिलेख। इससे पुलकेशिन के उसने जो विजय प्राप्त की थी उससे जानकारी प्राप्त होती है। और निजी अभिलेख में आप लिख लो, ये किसी मंदिर या मूर्तियों पर उत्तीर्ण होते थे। मंदिर या मूर्तियों पर उत्तीर्ण। इससे हमें जानकारी प्राप्त होती थी, यानी कि मंदिर निर्माण की जानकारी इससे मिलती है। गुप्त काल के समय जो सबसे ज़्यादा जो अभिलेख प्राप्त हुए मंदिरों की वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, और जो गुप्त काल के बाद है उनमें संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया जाने लगा था। विदेशी अभिलेखों के बारे में हम लिख लेते हैं, विदेशी अभिलेखों के बारे में जान लेते हैं। तो एशिया माइनर आप लोग नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं। एशिया माइनर जो है एशिया और यूरोप के बीच का जो एरिया पड़ता है उस जगह को एशिया माइनर बोला जाता है।
अब आपके लिए मैप ड्रॉ करके, आप ऐसे ही लिख लो उसको, मैप ड्रॉ करके लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, उसमें आप ज़्यादा उलझन में पड़ जाओगे। एशिया माइनर, यानी कि ये बोगज सॉरी बोगज कोई एशिया माइनर के बोगज कोई स्थान। यहाँ से एक, जब किसी राजा के मध्य या उस समय के जो राजा थे उनके मध्य जब मतलब संधि की गई होगी तो उसके बारे में से जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ से क्या प्राप्त होता है? संधि पत्र, ये अभिलेख हैं ये। और इससे भारत का मतलब क्यों संबंध बताया जाता है? क्योंकि इसमें जो है ना, जो भारतीय देवता हैं, जो मित्र हैं, वरुण हैं, नासुते हैं, और जो वैदिक देवता हैं उनका उल्लेख है इसमें। इस वजह से इसका जो है भारत के साथ संबंध जोड़ा जाता है। और नंबर 2 लिख लो आप। पारसी पोलिक नहीं है, ये पोलिस, पारसी पोलिस। और बेहिस्तून अभिलेख, बेहिस्तून अभिलेख, बेहिस्तून अभिलेख। इससे जो है, जो ईरान का जो शासक था, ईरान का जो सम्राट था, उसके द्वारा जब मतलब पहली बार जो सिंधु नदी पर अधिकार किया गया था तो उसकी जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है? ईरानी सम्राट द्वारा पहली बार सिंधु नदी पर अधिकार की जानकारी। इसको भी लिख लो आप, ऐसा करो। ईरानी सम्राट द्वारा पहली बार सिंधु नदी पर अधिकार की जानकारी। अब आप इसको नोट कर लीजिए। मैंने आपके लिए इसको छोटा कर दिया है, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, तो आप इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके उसके बाद जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर 2 क्या था हमारा पॉइंट? ये तो अभिलेखों के बारे में हमें प्राप्त हो गए। हम कलाकृतियों के बारे में देख लेते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभिलेख क्या होते हैं, अगर आप लोगों को डाउट हो तो। अभिलेख जो है ना, मतलब जैसे जो कोई कठोर धातु हो गई या फिर जो कठोर चीज़ होती है ना, जैसे पत्थर हो गई या पत्थर का कोई चार दीवारी हो गई जो पत्थर से हो या कठोर हो, तो उस पर जो है किसी राजा या जो शासक होता है तो उसके द्वारा जो है उस पर उसको जो है लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए अभी अशोक के द्वारा जो अशोक के जो अभिलेख प्राप्त होते हैं, और इंडिया के अंदर जो अभिलेखों की जानकारी प्राप्त होती है, जो या फिर इंडिया के अंदर जो अभिलेख लिखवाने की जो सर्वप्रथम जो परंपरा स्टार्ट की गई है वो अशोक के समय से स्टार्ट की गई है। जैसे ये अभिलेख होता है, इसको स्तंभ लेख बोल सकते हैं। तो इस पर जो है किसी के द्वारा जो है, कोई राजा जो होगा उसके द्वारा इस पर कुछ भी लिखवा दिया जाता था तो इसको अभिलेख बोलते थे। ये इस तरीके से 4
ये भी हो सकता है चौकोर भी, इसके राजा के द्वारा, यानी कि ये क्या होती थी, राजा के द्वारा। अभी तो क्या होता है, न्यूज़पेपर होता है या फिर कोई ऑनलाइन चल गया, अब तो सब कुछ तो ऑनलाइन जो है, गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट देनी होती है तो उसको पब्लिश कर देता, लेकिन पुराने ज़माने में उसको कुछ पब्लिक तक जो है जानकारी पहुंचाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, तो वो अभिलेखों का सहारा करते थे या अभिलेखों का जो है सहारा लेते थे। आई बात समझ में? यानी कि राजा को जो है पब्लिक तक अपनी कोई भी जो है जानकारी या कोई भी जो है उसका आदेश जो है पब्लिक तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का सहारा लिया जाता था। या फिर राजा अगर कोई ऐसा मतलब कोई काम करता था जो कि इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है राज्य की दृष्टि से, तो वो उसको पब्लिक तक पहुंचाता था ताकि इतिहास में उसका नाम हो। अब कलाकृतियों की बात कर लेते हैं। कलाकृतियों में यानी कि मानव के द्वारा कुछ मूर्तियाँ बनाई गई, कुछ मतलब कुछ चित्रकलाएं की गई, तो उनके बारे में जो है कलाकृति में पढ़ेंगे। नंबर 2 पॉइंट लगा के ऐसे, इसमें नंबर 2 पॉइंट लगा के लिख लो कलाकृतियाँ। कलाकृतियों में भी आप एक तरफ तो ले लो मूर्तियाँ, तो मैंने आपको बताया कलाकृतियों में मूर्तियाँ होती है और क्या होती हैं, चित्रकला। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत भी, तो आप लोगों को पता होगा कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना होगा, आपने भीमबेटका का नाम सुना होगा। वहाँ भीमबेटका से कई सारी जो है मतलब जो भीमबेटका की जो गुफा है वहाँ से, उसके अंदर से जो है पुराने समय में जो जब लोग वहाँ पर रहते होंगे तो उस टाइम के लोगों ने वहाँ पर कुछ चित्रकलाएं की थी। वो चित्रकला वहाँ पर आज भी जो है उसी तरीके से बनी हुई है, तो उसकी जानकारी प्राप्त होती है भीमबेटका की गुफा से। और जो मूर्तियाँ पाई गई हैं इससे सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग प्रकार की कई सारी मूर्तियाँ पाई गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया जो है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, ये इस वाले एरिया में जो है, ये वाला जो एरिया है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की इस वाले एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी। और जो भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश का जो है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा पड़ती है वहाँ पर। अब आप लिखो नंबर 1 पॉइंट लगाकर, इसमें आप लिख लो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन सी मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं, आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो सिंधु सभ्यता। तो यहाँ से हमें मृण मूर्तियाँ प्राप्त होती है, मिट्टी की, पत्थर की और कांसे की, इनकी मूर्तियाँ प्राप्त होती है। इनकी मूर्तियाँ प्राप्त होती है मिट्टी की, कांसे की और पत्थर की। सॉरी बाहर आ गया। इसमें लिख लो मृण मूर्तियाँ, यानी कोष्टक में लिख लेना मिट्टी की। दूसरी है पत्थर की मूर्तियाँ जो कि प्रस्तरतर मूर्ति, कोष्टक में लिख लो पत्थर। कुछ बलुआ पत्थर से भी निर्मित मूर्तियाँ थी और धातु। इसमें जो है ज़्यादातर जो पाई गई है वो कांसे की पाई गई है। अब इसके बारे में डिटेल हम जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। चित्रकला की बात करते हैं तो चित्रकला में नंबर 1 पॉइंट लगाओ भीमबेटका की गुफा।
इससे जो है शिकार करने की जानकारी, यानी कि जिसको हम आखेट बोलते हैं, यानी कि शिकार करने की जानकारी, और वो प्रकृति प्रेमी थे, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये लिख लो शिकार, आखेट कोष्टक में लिख लो शिकार की जानकारी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ मृदबांड भी पाए गए हैं। मृदबांड पाए गए हैं, तो इन पर जो है ये जो मृदबांड है इन पर कई सारे चित्र बने हुए थे अलग अलग, और कलाकृतियां की गई। जब फिर सिंधु घाटी सभ्यता को डिटेल से पढ़ेंगे, और जो पाषाणकालीन सभ्यता को जब डिटेल से पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको फोटो से एक एक चीज़ को क्लियर करवा दूंगा, फोटो के हिसाब से समझा दूंगा। अभी आप इनको नोट कर लो। अजंता की गुफा, ये जो है गुप्तकालीन चित्रकला की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जान प्राप्ति? गुप्त उसके बाद जो है हमें अलग अलग, और फिर जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब मौर्योत्तर काल आता है, तो उस समय उसके बाद जो है उसमें गांधार शैली देखने को मिलती है, जिसका प्रभाव जो है इसमें क्या होता है कि जब विदेशी आक्रमण हुए तो उन लोगों की परंपराओं का और हमारी परंपराओं का, मतलब एक दूसरे की परंपराओं का प्रभाव बना, और उन प्रभाव के थ्रू जो है गांधार कला का विकास होता है, जिसमें जो है बौद्ध और जो यूनानी और ईरानी धर्म थे उनका प्रभाव पड़ता है। तो अलग अलग जो है मतलब जो मूर्ति निर्माण होता है उन पर जो है उनका प्रभाव पड़ता है, और नई शैलियों का विकास होता है। जैसे पहले मिट्टी मूर्तियाँ बनाई जाती थी, पत्थर की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, लेकिन जो है अब जब गांधार कला जो है और गांधार शैली का जो विकास हुआ, तो उसमें जो है बौद्ध और ईरानी धर्मों का प्रभाव देखने को मिला था। तो आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो। खैर इनको तो छोड़ दो, ऐसे ही लिख लो अब तो। चलो लिख ही लो। मौर्योत्तर काल, इसमें गांधार शैली, मथुरा शैली, और अमरावती शैली, इसमें जो है गांधार शैली, इस पर जो है विदेशी धर्म जो होते हैं उनका प्रभाव था, और जो मथुरा शैली और जो अमरावती शैली थी ये स्वदेशी, भारत की स्वदेशी शैलियाँ थी। ये मथुरा के आसपास के क्षेत्र में थी, और ये जो है अमरावती दक्षिण भारत में, जो अमरावती और जो नागार्जुन कोंडा जो है उस वाले इलाके में इस शैली का विकास हुआ था। उसके बाद जो इसी बीच में हम कई सारे अलग अलग धर्म जो हैं भारत में जो आते हैं, जैसे हिंदू धर्म था, जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, तो अलग अलग धर्म जो थे उनका भी मूर्तियों पर प्रभाव देखा गया था। अब आप स्मारक की बात कर लो। स्मारक पर आ जाओ, नंबर 3 हेडिंग लगाओ।
स्मारक। तो स्मारक से किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है? जैसे स्मारक क्या होते हैं? जैसे मंदिर हो गए, प्राचीन इमारतें हो गई, स्तूप हो गए। स्तूप बताया ना मैंने, जैसे कोई पत्थर की जो स्तूप होते हैं तो स्तूप हो गए, या फिर चैत्य हो गए, विहार हो गए। ये जो थे गुफाओं में, जो मतलब जो जैन धर्म था, जो बौद्ध धर्म था, तो उनके द्वारा जो गुफाओं में जब वो रहते थे, मतलब तो उनको विहार और चैत्य बोला जाता था। तो आप ये क्या होते हैं, तो इसमें आप लिख लो इनसे मंदिर, आप ऐसे ही लिख लो, मंदिर हो गए, कोमा प्राचीन इमारतें हो गई, कोमा स्तूप हो गए, कोमा चैत्य हो गए, और विहार हो गए। इनसे जो है, इनसे क्या प्राप्त होते हैं? इनसे हमें जो है सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। समय की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जानकारी प्राप्त होती है। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जानकारी प्राप्त होती है। अब इसमें आप एग्जाम्पल देखो तो जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गई, हड़प्पा सभ्यता से एक पूरा का पूरा जो है लगभग जो है जब खुदाई हुई, उसके बाद जो है उसमें पाया गया कि कई सारे ऐसे शहर थे जो आज से लगभग 4000-5000 साल पहले मतलब अत्यंत विकसित शहर थे, जिनमें जो है नालियों का अच्छे से प्रयोग किया गया था, सड़कें बनाई गई थी, और उसमें जो है अलग अलग जगह पर चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कों का इस्तेमाल किया था, और जो सड़कें थे एक दूसरे को जो है चौकोर स्थिति पर काटती थी। प्रत्येक घर में जो है उस समय भी, आज के समय में लोग लेट बात का इस्तेमाल करते थे, उन्होंने उस समय भी उनका इस्तेमाल किया था। उस समय के डैम का इस्तेमाल करने लग गए थे वो लोग, जल संरक्षण को एक बड़ा महत्व देते थे। तो उस समय की जो है जानकारी में कैसे प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ से जब खुदाई हुई तो बहुत ही बड़ा, लगभग बहुत बड़ा शहर निकला, और ऐसा एक शहर नहीं बल्कि 1500 जो है अलग अलग से, लगभग 1500 जगह से कई सारे शहर निकले। ऐसे भी बहुत सारे जगह आज भी हैं जहाँ पर जो है पब्लिक के रहने की वजह से वहाँ पर आज खुदाई नहीं हो पाई। तो खुदाई नहीं होने के कारण जो है उनकी जानकारी ज़्यादा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो है लगभग 1500 शहर जब खोदे गए तो उनसे अत्यंत विकसित होने की जानकारी प्राप्त होती है। और जो है उनके, जब वहाँ से जो धातुएँ पाई गई, वहाँ से जो सिक्के पाए गए, वहाँ की जो मुद्रा पाई गई, और एक चीज़ ये थी कि यहाँ से जो लिपि थी जो इनके समय इस्तेमाल की जाती थी, उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जो और इसके समकालीन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वहाँ की लिपि को जो है पढ़ लिया गया है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ा गया है। एक अगला लिख लो आप, कौशाम्बी में प्रयाग विश्वविद्यालय जो था उसकी खुदाई हुई, तो उस समय की जो है बिहार में जो उदयन के राजप्रसाद और वो सीताराम के समय की जो वास्तुकला की और धार्मिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग विश्वविद्यालय की खुदाई की जानकारी प्राप्त होती है।
ये जब यहाँ से खुदाई हुई तो उस समय की वास्तुकला की और वास्तुकला की और धार्मिक जानकारी प्राप्त, धार्मिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 4 लगाओ आप, नंबर 4 लगा लो आप, बर्तन। जब उत्खनन हुआ तो कई सारे बर्तन प्राप्त होते हैं। इससे जो है जब ये बर्तन थे, जैसे हैं चित्रित दूसर मृदबांड हो गए, जो उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है, उत्तर वैदिक काल, और जिनको हम PGW भी बोलते हैं, और महाजनपद काल के जो हैं NPGW, उत्तरी काला पॉलिशदार मृदबांड प्राप्त होते हैं। तो उत्तर चित्रित दूसर मृदबांड, चित्रित दूसर मृदबांड, जिनको PGW, इनसे जो है उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 2 उत्तरी काला पॉलिशदार मृदबांड, जिनको NBPW, इनसे जो है महाजनपद काल की जानकारी प्राप्त होती है। फिर सिक्के हो गए नंबर 5 पर सिक्के। तो कई सारे जो सिक्के थे उनसे जो है अलग अलग इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे सिक्के सोने के, चांदी के, तांबे के, कई प्रकार के सिक्के खुदाई में मिले, तो उन समय के अगर कहीं पर ज़्यादा सिक्के प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब वहाँ की जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। और डिपेंड करता है कि कौन से, अगर मान लीजिए चांदी और सोने के सिक्के ज़्यादा प्राप्त होते हैं तो इससे क्या हमें अर्थ निकलता है, क्योंकि उस समय जो था, उस समय की राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी रही होगी, और उस समय मान लीजिए ज़्यादा युद्ध की स्थिति नहीं रही होगी, तो आर्थिक स्थिति ज़्यादा कब बढ़िया रहती है, जब शांति काल होता है, यानी कि ज़्यादा युद्ध नहीं होता, वहाँ की जनता अच्छे से रहती है, वहाँ का प्रशासन अच्छा होता है और व्यापार की स्थिति बढ़िया होती है, तो उस समय जो है आर्थिक स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होती है। अगर ज़्यादा सिक्के प्राप्त होते हैं मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी है। बहुत कम सिक्के प्राप्त होने हैं, जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर जो है सोने और चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं मतलब आर्थिक स्थिति मजबूत है, और कहीं पर जो है पीतल हो गए या फिर तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं मतलब वहाँ की आर्थिक कंडीशन थोड़ी उनकी अपेक्षा तुस्त रही होंगी, ऐसे हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो इसी के माध्यम से इतिहास को लिखते हैं। अलग अलग जो इतिहासकार होते हैं, तो 5वीं और 6वीं शताब्दी के आहत सिक्के पाए गए, 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो हैं आहत सिक्के। सर्वप्रथम सिक्के की जानकारी 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही प्राप्त होती है। इसमें किसी शासक का जो है नाम निर्मित नहीं था, ना ही कोई चित्र बना हुआ था। जैसे इंडो ग्रीक जो है उसमें के चित्र और लिपि की जानकारी प्राप्त होती है, और बहुत ही ज़्यादा सिक्के अगर पाए जाते हैं इसका मतलब हम बताते हैं कि उस समय की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रही होगी। नंबर 2 लगाओ, 0.6 BC या 600 जो हैं ईसा पूर्व, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, यानी कि
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में पंचमार्क सिक्का जो चांदी का होता है वो भी प्राप्त होता है। पंचमार्क सिक्का चांदी का। मौर्य काल से जो है शीशे के, तांबे के, चांदी के, इनके शीशे हो गए, सोने के लेट प्राप्त होते हैं, चांदी के, कांसे के, तांबे के, इनके सिक्के प्राप्त होते हैं। सिक्के कुषाणों के समय सबसे ज्यादा सोने के सिक्के पाए जाते हैं। कुषाणों के समय जो है में सोने के सिक्के पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के पाए जाते हैं, जिससे हम बताते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा भी दी जाती है। गुप्त काल, इसमें सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा, फिर इसके बाद सोने के सिक्के कम हो गए। यानी कि गुप्तोत्तर काल में सोने के सिक्के, गुप्तोत्तर काल में जो हैं सोने के सिक्के कम प्राप्त होते हैं। सोने के सिक्के कम प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ की जो है आर्थिक गतिविधियाँ किसी न किसी कारणवश बाधित हो गई थी। दक्षिण भारत में रोमन सिक्के पाए जाते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि दक्षिण का जो है रोमन के साथ व्यापार होता था। इसकी हम जानकारी, ऐसा हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर यहाँ पर किसी दूसरे देश के रोमन सिक्के पाए गए, इसका मतलब इनका व्यापारिक संबंध था, ऐसा हम अंदाजा लगाते हैं। उसके बाद जब विदेशी आक्रमण हुआ, गुप्तोत्तर के समय जो यवन आ गए थे भारत में जो है, उस समय शक आए, फारतियन आए और कुषाण आए थे, अलग अलग आए थे। तो उनका जो है भारत की जो सोने मतलब जो सिक्के बनाने की जो वो थी, उन पर कहीं ना कहीं उन पर भी जो है यहाँ के सिक्के बनाने की परंपरा पर भी उनका प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय राजा जो थे सिक्कों पर अपना नाम नहीं गुदवाते थे, ना ही कोई धार्मिक प्रतिचिन्ह लगवाते थे। लेकिन जब इनका अटैक हुआ तो उनके बाद जब सिक्के प्राप्त होते हैं तो उसमें जो है सोने और चांदी के सिक्के हो गए या कि दूसरा सिक्का था, तो उसमें राजा की आकृति और नाम जो है उनकी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे समुद्रगुप्त का जो एक सिक्का था, उसमें उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, जिसको संगीत प्रेमी भी बोल सकते हैं हम। यानी कि ऐसे लिख लो, आर्थर इंडो ग्रीक। आफ्टर इंडो ग्रीक जो ये सिक्का, ऐसे लिखो, ये जैसे मान लीजिए सिक्का है तो इस पर अब राजा की आकृति और नाम ये बनने लग गए थे, यानी कि और इस पर धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल करने लग गए थे, धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल। जो कनिष्क था तो उसके समय के जो सिक्के हैं उसमें भी एक तरफ स्वयं का चित्र और दूसरी तरफ बुद्ध के चित्र प्राप्त की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि कनिष्क से
जो कनिष्क था, इसमें जो सिक्का था इस पर, जैसे मान लीजिए सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक तरफ का पहलू है, एक तरफ का है, तो एक तरफ तो नाम एक तरफ नाम और एक तरफ बुद्ध का चित्र बना हुआ था। समुद्रगुप्त को जो है वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, किसमें? सिक्के में। तो ये सारी जानकारी हमें सिक्के से प्राप्त होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 2। हमने अभिलेखों की जानकारी प्राप्त कर ली, कलाकृतियाँ पढ़ ली, स्मारक पढ़ लिए, बर्तन पढ़ लिए और सिक्के पढ़ लिए। तो हमारा दूसरा क्या था? सिक्के करने के बाद हमारा दूसरा था साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप हेडिंग लगा के रख लीजिए, और जो ये क्लास होगी इसकी PDF में आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। आप टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।